हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है इसको हम समझेंगे और उसके बाद हम करेंगे फिर बर्नौलीज इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से और बर्नौलीज इक्वेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नीट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या फिर जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लूइड को लेकर ही हम उसको स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो सबसे पहले तो हमें इस आइडियल फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। आइडियल फ्लूइड बेसिकली वो फ्लूइड होगा जिसके अंदर कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ये फ्लूइड जो होता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, दिस फ्लूइड इज बेसिकली इनकम्प्रेसिबल। दूसरा, ये फ्लूइड जो होता है ये इररोटेशनल होता है। थर्ड वन, दिस फ्लूइड शुड बी योर स्ट्रीमलाइन। एंड लास्ट वन इज नॉन विस्कस। इसका जो नेचर होगा वो नॉन विस्कस होगा। तो ये हमारे पास चार कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड कौन होगा, जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब ये फ्लूइड दबता नहीं है। अगर दबेगा नहीं तो मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगी। आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होगा जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, और ये हमेशा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब जिसकी डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, हमेशा कांस्टेंट होगी। डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद इरोटेशनल मतलब ये फ्लूइड कभी भी रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, ये फ्लूइड कभी भी रोटेट नहीं करेगा। जैसे कि मान लो मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखी है, तो कभी भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, रोटेशन नहीं होगी। तीसरा है स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर क्या है कि फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। मान लो ऐसे फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसमें कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स पीछे से आएंगे, जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स इस ए पॉइंट से पास होंगे, उन सभी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। जैसे मान लो v1 है और मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है b पॉइंट, और यहाँ पर भी जो भी फ्लूइड पार्टिकल पीछे से आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 वेलोसिटी है। तो जो भी फ्लूइड पार्टिकल पीछे से आ रहा है, मान लो यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल आएगा, तो जैसे ही वो फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v1। फिर उसके बाद दूसरा फ्लूइड पार्टिकल आया, उसकी वेलोसिटी भी v1। फिर तीसरा आया, उसकी वेलोसिटी भी v1। सेम यही फ्लूइड पार्टिकल जब आगे जाएगा तो आगे जाके मान लो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वो वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई, v2 हो गई। तो पीछे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी वेलोसिटी v2 होगी। ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी में चेंज क्यों आया और वेलोसिटी में चेंज कैसे आया, ये हमें पता लगेगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, जब हम इस ट्यूब के एरिया को चेंज करेंगे। जब हम इस ट्यूब के एरिया को चेंज करेंगे, जैसे मान लो मैं यहां से इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन चेंज करके थोड़ा ऐसे कर दूं। ठीक है, तो मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया यहाँ से, तो इसका मतलब इस वाले पार्टिकल की जो अब वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज होकर v2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो आई होप आपको इतनी बात यहाँ से समझ आ गई होगी। उसके बाद है नॉन विस्कस नेचर। नॉन विस्कस नेचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड जो है, फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो क्या करेंगी, विस्कस। विस्कस क्या होता है, देखो पहले समझो विस्कस या विस्कोसिटी क्या होती है कि जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, यानी कि एक फ्रिक्शन पैदा करती है, तो उसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन विस्कस है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को, कोई एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में फ्लूइड में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। सो नॉन विस्कस का मतलब है देयर विल बी नो फ्रिक्शन, देयर विल बी नो फ्रिक्शन। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने के लिए हमें इन्हीं फैक्टर्स के, आइडियल फ्लूइड के इन फैक्टर्स को हमें अच्छे से याद कर लेना है। उसी के बेसिस पे हम आगे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात यहां से क्लियर होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को प्रूव। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पहले हम देख लेते हैं होता क्या है।
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेसिकली होता है आपके पास जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2, और हम इसको लिख सकते हैं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ये इसका फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, लेकिन इसे हम प्रूव कैसे करेंगे तो वह हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब है, और मान लो इस ट्यूब को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एक ट्यूब है और इस ट्यूब को मैंने इस तरीके से बनाया है। अब मान लो इस ट्यूब के अंदर मैं कोई भी दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूँ, जैसे मान लो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लिया और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लिया, ठीक है। मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है एंड दिस इज योर A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दिस इज योर A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मान लो एक फ्लूइड मेरा इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड मेरा इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लूइड इस तरीके से इसके अंदर से जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड इसके अंदर से जा रहा है। अब मुझे एक चीज दिख रही है कि जो ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम तो नहीं है। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ध्यान से देखूं, पहली बात तो एक बात मुझे क्लियर है कि ये जो मेरा फ्लूइड है वो कैसा है, वो एक आइडियल फ्लूइड है, मतलब ये स्ट्रीमलाइन फ्लूइड भी कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड भी होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे किसी इसका कोई भी एक पॉइंट मान, जैसे मान लो एक ये पॉइंट मान लिया मैंने और एक इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये पॉइंट मान लिया, तो मुझे पता है कि इस वाले पॉइंट पर जो भी पार्टिकल पीछे से आ रहा होगा, जो भी पार्टिकल फ्लूइड का पीछे से आ रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, तो उसको मैं v1 नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर भी कोई पार्टिकल पीछे से आ रहा होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो उसको मैं v2 नाम दूंगा, उसको मैं क्या नाम दूंगा, v2 नाम दूंगा। तो v2 नाम क्यों दिया है वही अभी पता करेंगे हम, ठीक है। तो v1 और v2 दो इसकी हमने मान ली यहाँ पे वेलोसिटीज है। मान लो ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, हम A और B पॉइंट की यहाँ पे स्टडी जो है वो कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात आपको, ठीक है। कैसा फ्लो लेंगे, बोलिए मेरे साथ, कैसा फ्लो लेंगे, इसमें हम स्ट्रीमलाइन फ्लो लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा, A1 और A2 होगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो फ्लूइड इसके अंदर हमने लिया है उसकी डेंसिटी कैसे होगी, क्या डेंसिटी होगी उसकी। तो देखो डेंसिटी हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो फ्लूइड जा रहा है उसकी डेंसिटी मान लो ρ1 है और यहाँ डेंसिटी है ρ2, बट we know that this is an ideal fluid, so density should be same। डेंसिटी तो एंड में हमने सेम ही करनी है क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम डेरिवेशन में इसमें लिखेंगे कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो जो एंटर कर रहा है वो कितना है, ए पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो एंटर कर रहा है वो कितना है। तो वॉल्यूम निकालने को मान लो इसको वॉल्यूम हमने v1 मान लिया, जो कि इस पॉइंट पर हमने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, अच्छा देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हम यहाँ पे पहली बात निकालते हैं वो हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड के हिसाब से लेंगे। कैसे लेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट पॉइंट ए, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड, ठीक है। इस चीज को आप ऐड कर लेना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड एंटरिंग एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू v1। इसको हम v1 पर सेकंड के हिसाब से लेंगे, तो आप इसको बोलोगे कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, A1 इनटू, मान लेते हैं कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल है वो यहां से यहां तक गया, मान लो कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कवर किया, एंड मान लो कि वो डिस्टेंस आपका डेल्टा एल है। कितना है, स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एल है। तो मैं लिखूंगा डेल्टा एल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, मान लो जो उसको टाइम लगा है यहाँ से यहाँ जाने में, वो भी टाइम जो है वो काफ़ी छोटा स्मॉल टाइम है, तो मान लो उसे टाइम यहाँ से लगा कोई टी टाइम हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। हमने टाइम क्या माना यहाँ पे, टी टाइम मान लिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो आप इसको T1 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब मान लो कि उसे जो टाइम लगा है वो T1 लगा और यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो डेल्टा एल है। अब सेम मैं अगर लिखूं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड लीविंग एट पॉइंट बी, तो जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है जो कि लीव कर रहा है बी पॉइंट को पर सेकंड के हिसाब से, कैसे, पर सेकंड के हिसाब से। देखो कई बार हम इस चीज को ना, वॉल्यूम वाली चीज को कई बार हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड को कई बार हम रेट ऑफ फ्लो भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं,
रेट ऑफ फ्लो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कई बार हम जब वॉल्यूम पर सेकंड निकालते हैं ना, वॉल्यूम पर सेकंड, तो उसको कई बार हम रेट ऑफ फ्लो भी लिख देते हैं, जो कि हमारा एरिया इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है स्टूडेंट्स। वो चीज़ भी आप याद रख सकते हो। देखो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग बुक्स के अलग अलग तरीके हैं, हम जैसे मर्जी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो एरिया इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। कितना रेट है फ्लो का, कितना रेट है, कितना वॉल्यूम जो है पानी का वो क्रॉस कर रहा है पर सेकंड में, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। बोर्ड में इसकी डेरिवेशन पूछ लेता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ रिजल्ट हमें यहां से याद रखना है। तो वॉल्यूम पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो इनटू वी, चलिए वो बात अलग है। अब देखो डेल्टा एल बाई टी वन मान लो, ठीक है, डेल्टा एल बाई टी वन मतलब यहाँ पे जो टाइम लगा है। अब मैं यहाँ से बी पॉइंट पे निकाल सकता हूँ वी टू इज इक्वल टू ए टू डेल्टा एल बाय टी टू, डेल्टा एल बाय टी टू मान लो, उधर टाइम टी टू लग गया, ठीक है। और उधर भी जो है स्मॉल लेंथ जो मैंने वो मानी हुई अपनी डेल्टा एल, क्लियर है। देखो change in distance upon change in time is velocity, change in distance upon change in time is change in distance upon change in time is velocity. So I can write this equation is a1 v1 and I can write this equation is a2 v2, a1 v1 into a2 v2, a1 v1 और यहाँ आ गया a2 v2। तो देखो रेट ऑफ फ्लो आ गया ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट आया कैसे वो मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास दोनों एरिया ऑफ सेक्शंस में मेरे पास रेट ऑफ फ्लो जो है वो आ चुका है। रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है जो कि है a1 v1 और दूसरी तरफ है a2 v2, a2 v2। चलिए अब देखो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टडी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जितना मास फ्लूइड का यहां से एंटर हुआ उतना ही मास यहां से बाहर जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स। जितना फ्लूइड एक एंड पाइप से एंटर किया उतना ही फ्लूइड का मास, ठीक है, उतना ही फ्लूइड का मास दूसरे एंड से बाहर भी जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसका मतलब है, क्योंकि मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है मेरा आइडियल फ्लूइड है और आइडियल फ्लूइड के अंदर स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है, तो भाई जितना मास यहाँ एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मेरा जो m1 है दैट शुड बी योर m2, m1 m2 के बराबर हो जाएगा। m1 मतलब जो इस पॉइंट पर मास होगा, ठीक है, और m2 मतलब जो इस पॉइंट b वाले पॉइंट पर मास होगा, ठीक है। मतलब ये a वाले पॉइंट का मास है और ये b वाले पॉइंट का मास है। मास निकालने के लिए अगर मुझे m1 फाइंड आउट करना है तो मैं जानता हूं मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मान लेते हैं कि अगर एट पॉइंट ए की मैं बात करूं, तो पॉइंट ए पर रो इनटू वी यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मान लो डेंसिटी रो 1 है और वॉल्यूम ए पॉइंट पे कितनी थी v1। सेम एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, बी पॉइंट पर होगा m2 इज इक्वल टू रो 2 इंटू v2, m2 इक्वल टू रो 2 इंटू v2। तो रो 2 इंटू v2 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा दोबारा से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा दोबारा से। तो अब देखो इन दोनों को इस इक्वेशन में डालेंगे, इन दोनों को m1 m2 को इस इक्वेशन में डालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा रो 1। अच्छा मैंने एक चीज छोड़ दिया से, देखो रो 1 डेंसिटी और वॉल्यूम तो मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो वॉल्यूम कितना था उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रो 1 इंटू a1 मैंने स्मॉल लिया था तो a1 इंटू L1, ये v1 है ना, L1 नहीं v1, क्योंकि मैंने वहां पे क्या निकाला था, देखो मैंने क्या बोला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत होना, ये वॉल्यूम है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो v1 की वैल्यू थी पर सेकंड वाली वो मैंने क्या निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले a1 v1, तो मैंने यहाँ डाल दी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रो 2 इंटू a2 साथ में v2, ये मैंने v2 की वैल्यू डाल दी जो थोड़ी देर पहले आपने अभी निकाली थी। क्लियर है बात स्टूडेंट्स, दोनों चीजें क्लियर है। अब इन दोनों को उठाकर इसको और इसको उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रो 1
A1V1 इज इक्वल टू ρ2 A2V2। तो स्टूडेंट्स A1V1 ρ2 A2V2, अब ρ1 और ρ2 तो बराबर है भाई। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है, डेंसिटी सेम होती है, इनकम्प्रेसिबल है, तो दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, क्योंकि ρ1 से ρ2 तो भाई रो आके कट जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां से ये रिजल्ट मेरे को मिल गया। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और मैं क्या कह सकता हूं कि A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। A is inversely proportional to V. So this is the final result for your equation of continuity। मतलब जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगी। आई रिपीट, जहां पे एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, और जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा। क्लियर है? बढ़िया एकदम। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इसकी एग्जांपल बताते हैं एक। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी कुछ एक आधी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बाद में इसके नीट और जेई के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी पूरी लेक्चर की सीरीज में पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो डालेंगे। मैं किसी भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाली वीडियो में कभी भी न्यूमेरिकल्स को मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने पिछले चैप्टर में भी ऐसे किया था। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, अब मैं कुछ इसकी एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, देखो, इतनी बात समझ गए भाई? ये चीज़ क्लियर है आपको? ये चीज़ क्लियर है? एरिया ज़्यादा वॉल्यूम कम, एरिया कम वॉल्यूम ज़्यादा। ठीक है, देखो पाइप, हमारे पास क्या होता है, घर में पाइप होती है। पाइप के अगर आगे वाला जो सरफेस है उसको अगर हम प्रेस कर देते हैं, अगर हम एरिया कम कर दें, तो आप देखते होगे कि जो पानी की जो फ्लो है वो काफ़ी दूर तक जाता है। मतलब मैं अगर मैं पाइप के एरिया को कम कर दूँ दबा के, तो वाटर का जो फ्लो है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है और वो काफ़ी दूर तक जाती है। पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल बता दी। ठीक है, हमारे घरों में पाइप्स होती हैं, तो उसकी जो फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है एरिया कम करने पे। दूसरा, डीप वाटर रन्स स्लो। कभी भी आपने नोटिस करना है कि जो गहरा पानी होता है वहां पर उसकी स्पीड या जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी धीमी होती है, काफ़ी कम होती है। इसको प्रूव करके देखते हैं अब। ठीक है, मैंने क्या कहा, डीप वाटर रन्स स्लो। देखो, मान लो मेरे पास कोई एक रिवर है, नदी है, और मान लो कि वो जो रिवर है उसको मैं इस तरीके से बनाता हूं, ऐसे कुछ बना दिया मैंने। ठीक है, मान लो कि इसकी जो डेप्थ है वो L1 है, और मान लो यहां से इसकी डेप्थ L2 है। ठीक है, ये उसकी गहराई है, आप ऊपर हो, नदी की गहराई नीचे को L1 L2 है। मान लो इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो मान लो x है, और इधर से भी मान लो x है। देखो चौड़ाई कैसे होगी, विड्थ कैसे लेनी है, विड्थ ऐसे लेनी है सामने से, ऐसे। ये विड्थ है और ये गहराई है, विड्थ सेम है लेकिन गहराई में डिफरेंस है। यहाँ गहराई ऊपर है, यहाँ गहराई नीचे, लेकिन सामने से अगर मैं उधर से देख रहा हूँ तो मेरे को विड्थ जो है वो सेम दिख रही है। जैसे पाइप है ना, वो सेम है, अंदर से पूरी होलो है, जितनी यहाँ से होलो है उतनी वहीं से होलो है, तो x मान लो उसकी विड्थ है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ लगाऊँ तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि A1V1 जो है वो A2V2 के बराबर होता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ का एरिया ऑफ सेक्शन A1 है, यहाँ का एरिया ऑफ सेक्शन A2 है। क्लियर है बात? A1 A2 लिखा मैंने, तो बताओ ज़रा, अगर मैं यहाँ पे एरिया को लिखना चाहूँ, देखो V1 मैंने ये लिख लिया, एरिया को लिखना चाहूँ, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो ये लेंथ नीचे को और ये सामने ब्रेथ हो गई। ठीक है ना, ये उसकी चौड़ाई और ये उसकी लंबाई, चौड़ाई लंबाई, तो यानी कि L1 इंटू एक्स। सो V2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू L2 इंटू एक्स। x कट गया, सो आई विल गेट V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू L2 बाई L1। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ से V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ऐसे नहीं समझना तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में कहूँ कि अगर मेरे पास L2 ज़्यादा है, देखो इस इक्वेशन से क्या लग रहा है, L2 जो है वो बड़ा है L1 से। अगर L2 L1 से बड़ा होगा तो V1 भी V2 से बड़ा होगा, V1 भी V2 से बड़ा होगा, V1 भी V2 से, V1 भी V2 से बड़ा होगा। L1 L2 बड़ा तो V1 भी बड़ा। अब देखो L2 अगर बड़ा, ठीक है, तो देखो V1 है क्या बेटा, V1 यहाँ की वेलोसिटी है V1, और V2 क्या बेटा, यहाँ की वेलोसिटी। तो देखो अगर L2 आपका ज़्यादा है तो
तो V1 ज़्यादा है, देखो L2 ज़्यादा, गहराई ज़्यादा, बट इसकी V2 क्या है, कम है। इसकी V2 क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, V1 के कंपैरिजन में। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। L2 ज़्यादा लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, V2, वो कम है V1 के कंपैरिजन में। इसीलिए जो गहरा पानी होता है वो हमेशा स्लोली यानी कि कम स्पीड से फ्लो करता है। सो इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया अपनी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको 100% इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, बाकी हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में आगे बातें डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन पे। थैंक यू सो मच।